यही चीज़ ऐसे पड़ी हो सपोज इस तरह से, तो अब ये जो शीट है वो किस प्लेन में आ गई, ये z है, ये y है, तो ये y z प्लेन में आ गई। इस तरफ एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और इन बिटवीन यहाँ करके हम लोगों ने बात की है कि अब एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। सपोज 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कोई ना कोई इस केस में इसकी वैल्यू होगी। अब मान लें बारिश हो रही है नीचे को स्टेट, और ये जो सरफेस है ये आप लोग उस बारिश में ऐसे रखी हुई है आपने सपोज ऐसे, तो जाहिर है कि यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, रेन ड्रॉपलेट्स क्योंकि नीचे आ रहे हैं ये, एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि सरफेस जो है, प्लेन एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो ई लाइंस के पैरेलल है। अब फ्लक्स मैक्सिमम है, और अगर आप इसको ऐसे रख देंगे तो अब हम लोग कहेंगे कि surface is held parallel to electric field lines but area vector is perpendicular to electric field lines। और ये डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इस तरह से ये एरिया वेक्टर है। ये आप जस्ट इस वेक्टर को देखो, अब उस सरफेस को भूल जाओ, ये डिस्क का एरिया वेक्टर, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं ऐसे, और डिस्क की सरफेस के साथ ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री, इसका ये cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो ये समझ लें ये है, सपोज ये इसे आधी है, तो ये वाला इसकी डायरेक्शन, इस डिस्क का थोड़ा सा टुकड़ा, इसका कंपोनेंट जो है वो ये वाला, जिसका एरिया क्या है मतलब 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ लें कि ये ऐसे है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, और ये ई क्या है आपके पास, ई इसके इक्वल था 10। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपकी सरफेस इस तरह की हो, लाइक स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, तो इसमें से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली समझाएं सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, सर एरिया वेक्टर है या स्केलर, इसको प्रैक्टिकली बताएं, और इस तरह की और बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी बेसिक टॉपिक जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ हमेशा एक डिफरेंट और यूनिक तरीके से प्रैक्टिकली समझाता हूँ, और आज भी हम लोग इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील होगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा ये वीडियो देखने के बाद ये भी आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आप लोगों को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंस मैं आप लोगों को बताता चलूँ ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, उस पर बात की थी। दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स वगैरह निकालने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज ना हो, फॉर एग्जांपल एक शीट ऑफ चार्ज हो या एक स्फीयर हो जिस पे चार्ज हो, और आप उसके क्लोज किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें, या उसके पास एक टेस्ट चार्ज रख के उस पर फोर्स निकालना चाहें, तो आप लोग कूलम्स लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को एक और लॉ पढ़ना पड़ता है जो वेरी नेक्स्ट लेक्चर उस पर होगा, गॉसेस लॉ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, गॉसेस लॉ को समझने के लिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अंडरस्टैंडिंग होना। डेफिनेशंस तो आप लोग याद कर लेते हो, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डीपली पढ़ना चाहोगे तो ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट कहता हूँ, इनकी इम्पॉर्टेंस का आप लोगों को तभी अंदाज़ा होता है। तो स्टार्ट करते हैं वही बेसिक डेफिनेशन जिसको आप लोग इग्नोर करके आगे गुजरते हो, जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आज हम लोग इस डेफिनेशन को एक डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बुक्स में आप लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, इसको हम लोग बात इस पे बाद में करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
मैथमेटिकली ये इक्वल है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट पे मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है जिसमें मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट भी एक्सपेरिमेंटली समझाया हुआ है, उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, एरिया इसकी मैग्नीट्यूड, और ये एंगल है बिटवीन ई एंड ए। और ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है थीटा, वो हमेशा वेक्टर्स की टेल जोड़ के देखते हैं। खैर डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, लास्ट मेरा लेक्चर पूरा इसी पे था। पॉइंट चार्ज के अराउंड फील्ड कैसा होता है, एक लाइन पे चार्ज हो उसका फील्ड कैसा है, डाईपोल उसके अराउंड फील्ड कैसा है, और फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज फाइंड कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अभी हमारे लिए जो नई चीज़ है वो ये है, और इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर एरिया जो है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन है, तो मतलब वेक्टर होगा इक्वल होता है कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बताता है इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, और इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और एन कैप नॉर्मल वेक्टर जो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, एन कैप, इसकी में हम लोग बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये तो वेक्टर एरिया है और ये इसकी मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया, या इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, ये एक शीट ऑफ पेपर है, एक 2 डायमेंशनल शीट है, और यहाँ पर मैंने ये इसकी 3 दफ़ा इसी की डायग्राम बनाई है। मान लें कि इसकी ये लेंथ जो है वो 4 मीटर है, इसकी विड्थ भी 4 मीटर है। इस तरह की आप अगर घर पे फ्लोर वगैरह देखें तो उस पर टाइल्स लगी होती हैं 1 फीट बाई 1 फीट या 2 फीट बाई 2 फीट। तो डियर स्टूडेंट्स, उस टाइल का एरिया या इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लें कि ये लेंथ जो है, ये क्या मैंने आपको बताई है 4 मीटर, और ये जो इसकी विड्थ है वो भी 4 मीटर है। तो ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 16 मीटर स्क्वायर आपके पास आया है, इसको हम लोग बोलते हैं इस सरफेस का, ये जो वाइट सरफेस आपको नज़र आ रही है, इसका एरिया 16 मीटर स्क्वायर, जिसको आप लोग सरफेस एरिया या प्लेन एरिया भी बोलते हो। जैसे कि आप लोग घर पे फर्श है नीचे, उसका एरिया निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करते हो। सर्कल का एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, ट्राईएंगल का एरिया निकालना हो हाफ बेस इनटू हाइट। इस तरह से डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोग, मैंने अभी आपको बताई हैं, ये एरिया की मैग्नीट्यूड होती है। अब हम लोग बात करते हैं ये एन कैप, ये नॉर्मल वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शीट है, अगर हम लोग इसका वेक्टर एरिया बात करना चाहें तो ये आप सपोज कर लें वेक्टर, आप जानते हैं एक वेक्टर की जो लेंथ होती है वो एक ख़ास स्केल के मुताबिक उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि यहाँ पर 16 है। सपोज कर लें कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास ये जो चीज़ है ये ए है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर बताया है एन कैप नॉर्मल डायरेक्शन होती है, तो ये एन कैप बता रहा है कि ये वेक्टर जो है ये डायरेक्शन में इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि सरफेस तो ये है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर क्यों लिया हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं, इस बात की भी आपको समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये शीट ऐसे रखी हुई है सपोज इस तरह से, तो इसका वेक्टर एरिया आपके पास ऐसे हम लोग बात करेंगे ये वाला, और अगर ये ऐसे रखी हुई है तो इसका जो वेक्टर एरिया है उसकी हम लोग बात करेंगे कि वो ये है, और अगर ये आपने ऐसे रखी हुई है तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो इस तरह से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों डायग्राम्स में सरफेस का जो एरिया है वो 16 मीटर स्क्वायर ही है। मैग्नीट्यूड उसकी जितनी ऐसे है उतनी ऐसे है उतनी ऐसे है, लेकिन क्योंकि आपने एक डायरेक्शन असाइन कर दी है इसके साथ, तो अब अगर मैं इस तरह से ऐसे करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि एरिया चेंज हो गया है, क्योंकि वेक्टर चेंज हो जाता है अगर उसकी मैग्नीट्यूड बदले या उसकी डायरेक्शन बदले। जैसे कि अगर इसकी सरफेस है, अगर मैं सपोज ये सरफेस एस इतनी होती ये,
तो जाहिर है कि ये मैग्नीट्यूड भी कम हो जानी चाहिए। ये सरफेस सपोज ये 4 मीटर, अब ये 2 हो गया तो 4 to 8, अब ये 8 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो गई है। इस तरह से ये कितनी, ये मैग्नीट्यूड बढ़ गई, ये मैग्नीट्यूड कम हो गई। ये हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन वेक्टर की कैसे चेंज होगी? इस तरह से दोनों चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट डायरेक्शन चेंज होने की। तो हम लोग कहेंगे कि ये एरिया वेक्टर और ये एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, लेकिन वैसे ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूँगा एरिया के कॉन्सेप्ट को लेके। मान लें कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस और ये ओरिजिन। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2D और 3D सिस्टम, इस पर भी मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है। एक्स एक्सिस सपोज ये जी एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर ये प्लेन जो है सपोज ऐसे पड़ा है इस तरह से, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो शीट है इस वक्त किस प्लेन में पड़ी है? ये जो वाइट शीट है ये एक्स और ये आपके पास है जी, तो ये इस वक्त एक्स जी प्लेन में पड़ी है। एक्स जी प्लेन में पड़ी हो तो एरिया वेक्टर जो होगा, क्योंकि वो एक्स जी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर किस तरफ है? वाई एक्सिस की तरफ। तो अगर हम लोग यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी बात करें इसकी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 16 मीटर स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड, और साथ यहाँ पर क्या लिखूँगा? जे कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया वेक्टर है ये 16 मीटर स्क्वायर इसकी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी क्या है? वाई एक्सिस की तरफ, तो साथ जे कैप लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर यही चीज़ ऐसे पड़ी हो सपोज इस तरह से, तो अब ये जो शीट है वो किस प्लेन में आ गई? ये जी है, ये वाई है, तो ये वाई जी प्लेन में आ गई। अगर शीट वाई जी प्लेन में है, मतलब सरफेस एरिया वाई जी प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो किस तरफ होगा? एक्स एक्सिस की तरफ, जैसे कि इस फिगर में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 16 मीटर स्क्वायर है और साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई कैप। तो ये आपके पास इसकी इसको विजुलाइज किया आपने, इसको फील करें कि ये मैंने आप लोगों को जो डायरेक्शन बताई है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसलिए आई कैप लिख दिया। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि मैग्नीट्यूड 16 मीटर स्क्वायर है और एन कैप इस केस में क्या है? आई कैप। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड केस है उसमें वो ये वाला है कि अगर ये प्लेन जो है शीट जो है ऐसे पड़ी हो, ऐसे, तो अब ये देखिएगा ना एक्स एक्सिस की तरफ है ना वाई एक्सिस की तरफ है। ये वेक्टर एरिया आप जस्ट देखें, बाकी छोड़ें। ये वेक्टर एरिया जो है वो एक्स की तरफ भी नहीं है, वाई की तरफ भी नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस के साथ हम लोग ऐसे केस में एक एंगल बताते हैं कि एरिया वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अगर इस तरह से बात करें तो इसको आप सपोज एक्स एक्सिस कह लें, तो इसका यहाँ से ये जो एंगल होगा ये लेट थीटा है, ये थीटा जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। मतलब मैं सपोज कहता हूँ कि एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। इस वक्त एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। इस तरफ एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और इन बिटवीन यहाँ करके हम लोगों ने बात की है कि अब एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सपोज 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कोई ना कोई इस केस में इसकी वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों को एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का थोड़ा बहुत अंदाज़ा उस तरह से हो गया है जिस तरह से आप लोगों ने चैप्टर 2 में वेक्टर्स को पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं ये एरिया वेक्टर जो है इसकी जो डायरेक्शन है सरफेस के नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर सरफेस के नॉर्मल तो 2 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, जैसे कि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी नॉर्मल कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि अगर इसी सरफेस के साथ मैं ये कह दूँ जी ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो ठीक है, आप इसको नॉर्मल मान लें, ये भी परपेंडिकुलर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये नॉर्मल है, तो आपकी मर्ज़ी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और तरीके से इसकी विजुलाइजेशन करवाता हूँ, इसको फील करवाता हूँ। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप समझ लें कि ये रेन ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब बारिश के कतरे हैं। अब मान लें बारिश हो रही है नीचे को स्ट्रेट, और ये जो सरफेस है ये आप लोग उस बारिश में ऐसे रखी हुई है आपने, सपोज ऐसे। तो जाहिर है कि यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, रेन ड्रॉपलेट्स क्योंकि नीचे आ रहे हैं ये,
और ये सरफेस जो है इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं, सरफेस एरिया पे, मतलब ये वाइट शीट जो है इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ था, पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, सरफेस एरिया है ये, हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस या रेन ड्रॉपलेट्स। तो ऐसे बारिश पड़ रही है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, तो अब इसके ऊपर जितने रेन ड्रॉपलेट्स पड़ रहे हैं उनकी तादाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ रेन। फर्ज कर लें कि इसके ऊपर 100 ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स सपोज 100 है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको टिल्ट करें, सपोज आप इसको ऐसे करते जाएं ऐसे, तो आप देखें जैसे जैसे ये टिल्ट होगा तो ये ऐसे इस पोजीशन में है, तो जो रेन इसके ऊपर पड़ रही थी जाहिर है वो अब इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, वो गुजर जाएगी वैसे। तो हम लोग कहेंगे कि रेन फ्लक्स जो है इस तरह से टिल्ट करने से कम हो रहा है। जैसे ये ऐसे कर देंगे आप लोग इस तरह से, तो रेन फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप इसके ऊपर रेन ड्रॉपलेट्स नहीं पड़ेंगे। आप इसकी थिकनेस को आप सपोज कर लें ये ज़ीरो है, इतना थिन है ये कि इसकी थिकनेस ज़ीरो है, तो ऐसे इसके ऊपर रेन ड्रॉपलेट्स नहीं पड़ेंगे और ऐसे इसके ऊपर मैक्सिमम पड़ेंगे। कब मैक्सिमम होगा? जब ये सरफेस एरिया रेन के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात, जब सरफेस एरिया रेन ड्रॉपलेट्स के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर जो है वो रेन ड्रॉपलेट्स के पैरेलल है। यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाइट शीट जो है ये बारिश के परपेंडिकुलर है और ये जो एरिया वेक्टर है वो उसी बारिश के रेन ड्रॉपलेट्स जो है उनके पैरेलल है। तो इसका मतलब है जब एरिया वेक्टर रेन के पैरेलल या सरफेस एरिया रेन के परपेंडिकुलर होगा तो रेन फ्लक्स, नंबर ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स जो इस पे पड़ रहे हैं वो मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इस वक्त 100 ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स, रेन फ्लक्स 100 है। अगर सपोज मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे सपोज इसके ऊपर आप भी जानते हैं फ्लक्स कम होगा। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो है ना वो 40 रेन ड्रॉपलेट्स फॉल कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स 40 है। ऐसे कर देते हो तो इसके ऊपर कोई रेन ड्रॉपलेट नहीं फॉल कर रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स ज़ीरो है। फ्लक्स ज़ीरो कब होगा? जब सरफेस जो है वो रेन के पैरेलल हो गई, ये जो वाइट शीट है ये रेन के पैरेलल हो गई, सरफेस एरिया रेन के पैरेलल हो गया और एरिया वेक्टर जो है वो रेन के परपेंडिकुलर होगा, तो उस वक्त जो आपके पास रेन फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे रेन फ्लक्स मैक्सिमम, ऐसे रेन फ्लक्स ज़ीरो। ये किस तरह से फ्लक्स को हमने चेंज किया है? एरिया की डायरेक्शन चेंज करके। मैग्नीट्यूड एरिया की वही है, जस्ट इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ मैं। और फ्लक्स मैक्सिमम रेन फ्लक्स, ज़ीरो रेन फ्लक्स, मैक्सिमम रेन फ्लक्स, ज़ीरो रेन फ्लक्स। अब अगर आप लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया की, तो सपोज कर लें कि ये एरिया ऐसे है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल हाफ कर दूं, ऐसे कर दूं इस तरह से ये, तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया है, एरिया की मैग्नीट्यूड बदल दी। अब भी जाहिर है रेन फ्लक्स कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? पहले ये शीट ज़्यादा थी, ज़्यादा इस पर बारिश पड़ रही थी 100 ड्रॉपलेट से, अब फॉर एग्जांपल ऐसे करने से वो 50 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेन फ्लक्स किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? नंबर 1 एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन, नंबर 2 एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और नंबर 3 अमाउंट ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। जैसे कि बारिश अगर थोड़ी हो रही है तो फिर जाहिर है नंबर ऑफ ड्रॉप्स थोड़े हैं तो भी जाहिर है फ्लक्स कम होगा। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा ड्रॉपलेट्स इस पे फॉल करेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, बारिश कम हो रही है तो कम ड्रॉपलेट्स इस पे फॉल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने इसको फील किया है रेन फ्लक्स को, अब आप इस रिलेशन को ज़रा गौर से देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी है, मतलब नंबर ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स कितने हैं। नंबर 2 एरिया जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कम है या ज़्यादा है। और नंबर 3 थीटा, रेन ड्रॉपलेट्स और एरिया वेक्टर उनके दरमियान जो डायरेक्शन एंगल है ये थीटा, इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि ये इस वक्त एरिया वेक्टर और उसमें एंगल 90, कॉज 90 किसके इक्वल होता है 0। और इस वक्त अगर हम बात करें तो रेन ड्रॉपलेट्स और एरिया वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होंगे और कॉज 0 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या आएगा? मैक्सिमम। अभी कुछ स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, एक तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट, इसको आप ई ए कॉस थीटा, और एक रिलेशन और हमने पढ़ा था, अगर हम लोगों को 2 वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हों तो हम लोग इस रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर है,
प्लेन में किसी वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और स्पेस में किसी वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को वेक्टर्स में बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर का चैप्टर पढ़ाने में मैंने बहुत मेहनत की थी और जस्ट इसलिए की थी कि मैंने वहाँ पर जो आपको बताया है अब मुझे उसको यूज़ करना है, तो उसकी डेप्थ का अंदाज़ा उन चीज़ों का आपको अब होगा कि वो चीज़ें मैंने इतनी डिटेल से आप लोगों को क्यों बताई थी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कुछ डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरफ जा रही हैं, तो इनकी डायरेक्शन अगर हम लोग यही कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें एक्स, वाई और जी रीजन, तो डियर स्टूडेंट्स इनकी डायरेक्शन क्या है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको मैं एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ कि जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और 10 इसकी मैग्नीट्यूड है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, और आई कैप क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हैं ये, तो अलोंग एक्स एक्सिस हैं तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को थोड़ा आप अगर विजुलाइज करें, क्योंकि विजुलाइजेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ये इसके अकॉर्डिंग, और डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो कॉटन बड लगाए हुए हैं मैंने इसके ऊपर सुराख करके, ये सिंपल घर में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मान लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस। ये नहीं समझना कि बस इतनी है, ये फॉर एग्जांपल पूरे रूम में ही इस तरह से है, जैसे बारिश हो रही हो तो ये हाथ ऐसे रख के ये नहीं सोचना कि बस हाथ पे है, आसपास भी हर तरफ बारिश हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने ऐसे, और ये जो सपोज कर लें ये जो एरिया वेक्टर है वो आप लोगों ने फर्स्ट अगर फिगर की बात करें तो ये ऐसे रखा हुआ है, ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग अब बात करें इसको जहन में रखते हुए, तो ये आपके पास लेंथ 4 मीटर और ये एरिया मैग्नीट्यूड में 16 मीटर स्क्वायर है इसकी डायरेक्शन। तो इस केस में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास ई कितना है 10 और ए कितना है 16, और ई और ए में एंगल क्या है कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ई भी उधर ए भी उधर, लॉन्ग एक्स एक्सिस दोनों है, कॉस 0 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 160, और फ्लक्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आपके पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको दूसरे रिलेशन से भी करना चाहें तो ये देखें ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जी ए जी। यहाँ ई एक्स कंपोनेंट क्या है ये आपके पास 10 और ए एक्स क्या है 16, तो दोनों क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं दोनों वेक्टर, तो इनके वाई कंपोनेंट्स नहीं हैं, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो इससे भी आपके पास क्या आ जाएगा 160 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 160 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का मतलब ये है, आप इमेजिन कर लें कि 160 लाइनें, वैसे समझने के लिए 160 लाइनें गुजर रही हैं इस एरिए में से, आप इसको इस तरह से जहन में रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग यही बात यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए बात करें, नेक्स्ट मतलब अब इसको विजुलाइज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है और एरिया जो है वो इस अब की बार जो है वो एरिया सपोज कर लें इस तरह से रखा हुआ है ऐसे ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि इस वक्त वो जो सरफेस है वाइट ये वाली सरफेस इज़ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सरफेस इज़ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट एरिया वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है और सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ आप देखें इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से देखें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस केस में क्या आएगा, ये मैं इसको चलें यहाँ कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, तो ई क्या है 10, एरिया क्या है 16 और कॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल 90। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात ही ख़त्म, इसमें से
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, ज़ीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो। ये दोनों तो सिंपल बातें थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये सीखा कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, then electric flux is maximum when electric field vector and area are perpendicular to each other, then electric flux is zero। ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताई थी कि when electric field and area vector are parallel, ये फिर मैं बता रहा हूँ कि सरफेस जो है, प्लेन एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो ई लाइंस के पैरेलल है। अब फ्लक्स मैक्सिमम है, और अगर आप इसको ऐसे रख देंगे तो अब हम लोग कहेंगे कि सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी सीधी सीधी सी बातें। अब ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट जो स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है वो क्या है कि अगर एरिया वेक्टर ऐसे रखा हो, सपोज अब देखें ना एरिया वेक्टर और ई में ना एंगल 0 है ना 90 है, कुछ इन बिटवीन है, ऐसे रखा हुआ है, और इसी से ही स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब देखें कॉमन सेंस क्या कहती है, ऐसे 160 था, सपोज 160 लाइनें गुजर रही थी, ऐसे 0। जब आपने ऐसे करके रखा हुआ है तो जाहिर है कि कुछ लाइनें तो स्किप हुई ना, जो ऐसे करके रखने से गुजर रही थी, ऐसे करने से ऊपर से गुजर जाएंगी, तो कुछ लाइन्स तो स्किप हुई। इसका मतलब है कि अब फ्लक्स कम होगा, बस 0 और 160 के इन बिटवीन कुछ होगा। और किस पे डिपेंड करता है, कितना होगा, एंगल पे। जैसे कि एंगल आप 0 की तरफ लेके जाओगे तो 160 की तरफ बात जाएगी, एंगल आप 90 की तरफ लेके जाओगे तो 0 की तरफ बात जाएगी, और एंगल बीच में आप कोई रखते हो जैसे 45, 40, 60, 65, तो उसके मुताबिक जो है वो फ्लक्स का आंसर कुछ और आएगा। अब हम लोग इस चीज़ को भी थोड़ा न्यूमेरिकली समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा हम लोग फिर वेक्टर्स की बेसिक्स में चलते हैं। आप इसको ऐसे देखें कि ये एरिया वेक्टर है, और आप इस वेक्टर को सपोज ये कर लें कि ये हमारे लिए अब एरिया वेक्टर है ये वाला, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 16 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ एडजस्ट की है। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ऐसे इमेजिन करें तो ओरिजिन के ऊपर इसकी टेल रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सपोज इस तरह से ये एरिया वेक्टर है। ये आप जस्ट इस वेक्टर को देखो, अब उस सरफेस को भूल जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरिया वेक्टर है, मान लें कि ये जो वेक्टर है ये किस प्लेन में है, एक्स और वाई में, ये ऐसे एक्स और वाई में, और एक्स और वाई प्लेन में मान लें कि ये जो एरिया है ये इक्वल है 8i कैप प्लस 14j कैप। तो सपोज किया है कि इस एरिया के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। अभी डियर स्टूडेंट्स, इससे हम लोग एरिया की मैग्नीट्यूड जो हम लोगों ने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा हुआ है 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 16 ही आएगी। मैंने वो सपोज किया है कि इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 16 ही आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो भी आप लोग यहाँ से अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स जो है वो AY ओवर AX, ये आ जाएगा tan इनवर्स 14/8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इस वेक्टर का इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो आ जाएगा 60 डिग्री। चलें, ये आपके पास वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली इस एरिया वेक्टर की। मतलब आप देखिए, मैग्नीट्यूड जितनी यहाँ पर थी, मैग्नीट्यूड 16 यहाँ पर भी 16 है, बस डायरेक्शन जो है वो 60 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया वेक्टर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरिया वेक्टर है इसको हम लोग एक और तरीके से देखें। इसका एक कंपोनेंट है 8i कैप, तो आप ये समझ लें कि ये एक सरफेस है, इसकी ये लेंथ है 2 मीटर और ये लेंथ है 4 मीटर, ये एक सरफेस है। तो इसका ये एरिया क्या है, 8 4 to 8 मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, i कैप।
मतलब इस एरिया वेक्टर का ये एक कंपोनेंट है, ये वाला ए टाई कैप, और इस एरिया का जो वाई कंपोनेंट है आप ये मान लें कि ये ऐसे है कि ये लेंथ आपके पास क्या है 7 मीटर और इसकी विड्थ क्या है 2 मीटर। तो इसका ये एरिया कितना होगा 7 to 14। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 14 मीटर स्क्वायर जे कैप। मतलब इस एरिया के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और इस एरिया का जो दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो एरिया है, ये वाला सरफेस, ये वाली जो कि मैंने आपको बताया था कि ये कितनी है 4 मीटर और ये कितनी है 4 मीटर। तो इसका मतलब है इसका एरिया क्या आ गया 16 मीटर स्क्वायर मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया। अब ये अगर आपने यही चीज़ ऐसे लिख ली है तो इस एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 16 ही है, लेकिन ये जो इसके कंपोनेंट है इसका एक्स कंपोनेंट 8 है और इसका जो वाई कंपोनेंट है इस एरिया का वो 14 है। मतलब आप समझ लें कि फ़िलहाल एक्स कंपोनेंट की मैं बात करूं तो इसको आप ऐसे कर लें, ये इतना जो है सपोज ये इसका ये वाला कंपोनेंट, और बाकी इसी तरह से आप इनको स्क्वायर ऐड करोगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो 16 मीटर स्क्वायर है, यहाँ आपने एक 8 है एक 14 है, 8 और 14 जमा करें तो ये तो बनते हैं 22। तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐड आप लोग वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हो, ये याद रखना है, और वेक्टर्स को ऐड हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इन रिलेशंस के मुताबिक करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं हम कर देते कि 8 और 14 जमा कर दें और 22 हो। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल्ड लेक्चर दिए हुए हैं आप लोगों को वेक्टर्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाहिर है यही है E और कितना है 10 I कैप। अब ये जो एरिया है आपने इसको क्योंकि कंपोनेंट्स बना लिया है तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला ये कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो लिहाजा फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो इस वेक्टर एरिया का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जो कि एक्स कंपोनेंट है इस केस में सिर्फ वही कंसीडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो आप इसको एक सिंपल देखें तो इसमें E A cos थीटा, E क्या है 10 और A क्या है 8 और कॉज ऑफ इन दोनों में एंगल क्या है 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जब ये वाला सरफेस ऐसे थी इलेक्ट्रिक फील्ड के तो 160 आया था, अब ये 60 डिग्री एंगल पर है तो आपके पास जो फ्लक्स है वो हाफ आया है, ये आपके पास 80 आंसर है। डियर स्टूडेंट्स ये तो था इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बना के, मैं आप लोगों को जस्ट एक अप्रोच बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप कैसे कैसे सोच सकते हो, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ अप्रोचेस आपके पास ज़्यादा होंगी उतना आप लोग फिजिक्स में ज़्यादा डीप जा सकते हो, ये याद रखिएगा। अब मैं यही चीज़ आप लोगों को एक और तरीके से बताता हूँ, आप लोग ये सारा कुछ भूल जाएं, ये सारी चीज़ें ये आप समझ लें हमने पढ़ी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस केस को ऐसे डिस्कस करें, फाई ई इज इक्वल टू इस रिलेशन से ई एक्स, यहाँ पर ई जो है वो अलॉन्ग एक्स है 10, ए एक्स क्या आएगा इसका एक्स कंपोनेंट 8 प्लस ई वाई 0, उसका वाई कंपोनेंट क्या है यहाँ पर 14 प्लस ई जी, इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही है 0 और उसका भी जी पे नहीं है 0। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी करके देखें तो आपके पास 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही आंसर आया है। तो ये आप देखें हमें कंपोनेंट्स बनाने ही नहीं पड़े, तो उसके बगैर ही हम लोगों ने वही आंसर निकाल लिया जो कि मैक्सिमम से हाफ है। डियर स्टूडेंट्स एक और तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखें आप लोगों ने ये पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये, और वो आपके पास है एरिया ए और इनमें एंगल थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग फार्मूले पे गौर करें तो ये है E इंटू ए कॉस थीटा। E क्या है वेक्टर E की मैग्नीट्यूड जो 10 है। अब ए कॉस थीटा जैसे आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि वेक्टर जो है इसके हेड से ऐसे लाइन गिराएं
तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। ए डियर स्टूडेंट्स इसकी मैग्नीट्यूड है, ये लिखी हुई है 16 और मान लें ये एंगल 60 डिग्री है, तो कॉज ऑफ 60 डिग्री ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 8। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग फाई ई में ई की जगह तो 10 ही लिखेंगे और ए कॉस थीटा जो है, ए कॉस थीटा वो आपके पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। तो यहाँ से भी आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आपने रिजॉल्व नहीं किया और एरिया का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। इस एरिया का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलोंग होगा और वो कॉस थीटा वाला होता है। और ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है ये वाला, जो कि इस केस में यहाँ पर भी देखें ना ये 8 था तो 8 ही आया है, ये वाला कितना है 14, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इसकी फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उसकी वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा। डियर स्टूडेंट्स इसको आप एक और तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हो। आप देखें कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, एरिया और ये एंगल थीटा। अब आप क्या करो, ई के कंपोनेंट्स बना लो इसके, जैसे कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन गिराओ, ये एंगल 90, तो ये वाला ये तो आपके पास एरिया वेक्टर हो गया। तो ये आपके पास क्या होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, इसको मैं लिखूँगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ई कॉस थीटा, आप फ्लक्स का फार्मूला देखें, ई कॉस थीटा इंटू ए भी लिख सकते हो आप। इस रिलेशन को मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब कुछ, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो अब डियर स्टूडेंट्स ई का वो कंपोनेंट कंसीडर किया जो एरिया के अलोंग है, तो यहाँ पर ई कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, देखें ई कॉस थीटा, ई कितना है 10 और कॉज ऑफ ये 60 डिग्री एंगल था, कॉज ऑफ 60, तो डियर स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो इस केस को कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, ये कंपोनेंट जो है इसका, ये क्या है 5। तो आप ये इसकी बजाय आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और वो 5 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मतलब 5 आया है ना आंसर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया के लॉन्ग है वो 5 आया है। तो आप अपने जेन से इसको निकाल दो, आप कहोगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 5, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 5 तो आप देखें ये एरिया के अलॉन्ग है, तो अगर ऐसे होता तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर आता, ई कॉस थीटा क्या लिखते 5 और एरिया क्या लिखते आप 16, क्योंकि एरिया को तो आपने कंपोनेंट्स बनाया ही नहीं है। तो अब भी आपके पास 16 5 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से इसको आप लोग विजुलाइज कर लो यार। ऐसे है तो आप ये कह लो कि एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट मैंने लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर से गर्ज होनी चाहिए आपको। हर केस में मैंने कितने तरीकों से इसको सॉल्व किया है और हर तरीके से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा तरीकों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद अब कोई एक तरीका अडॉप्ट कर लो, आप इसको अपने माइंड में किसी भी एक अप्रोच के साथ सेट कर लो, लेकिन यह है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, आप बारिश हो रही है सीधी ऐसे रखा हुआ है, रेन फ्लक्स मैक्सिमम ऐसे रखा हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, ये एरिया क्योंकि इधर चला गया है, रेन ऐसे आ रही है, तो इस एरिया का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो रेन के अलॉन्ग हो, वो पैरेलल कंपोनेंट, वो कॉस थीटा वाला वो आप निकाल लें। या बाज़ दफ़ा आप ऐसे देखते हो जी ये ऐसे है, और अक्सर हम लोग देखते हैं बारिश तिरछी भी होती है, सपोज ऐसे हो रही है बारिश। तो डियर स्टूडेंट्स जब बारिश ऐसे हो रही होगी तो ये केस किस तरह से बन गया जी, आपने ये सरफेस रखी हुई है
और ये डियर स्टूडेंट्स इसका एरिया वेक्टर है ऐसे, और बारिश हो रही है इस तरह से तिरछी, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो। तो फिर क्या हुआ, अब हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे, जाहिर है मैक्सिमम तो नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट इस केस में हम लोग फिर स्टिल क्या करेंगे, अब आप लोग इसको एक प्रॉब्लम बना लो कि जी ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब ये इनमें एंगल है, जो भी इनमें एंगल बनता हो। तो अब आप क्या करो जी, एरिया का कंपोनेंट ड्रा कर लो या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट ले लो जो इस तरफ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जी यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करके ये, तो मैं कहूँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा मतलब ये कंपोनेंट जो ई का है कॉस थीटा वाला वो एरिया के पैरेलल, तो ई कॉस थीटा को एरिया की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, मसला हल हो गया। इसलिए रिजॉल्व आप ई को करो या ए को करो, बात ये याद रखनी है कि फ्लक्स की डेफिनेशन पे जाना है, और डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, सर्टन सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब सरफेस वो वाली कंसीडर करनी है जो बारिश के परपेंडिकुलर हो और उसका एरिया वेक्टर बारिश के पैरेलल हो, वो आपको डिफाइन करेगा कि हाउ मैनी रेन ड्रॉपलेट्स आर पासिंग और फॉलिंग ऑन दैट सरफेस, या हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू सर्टन सरफेस। ये चीज जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हम लोग करेंगे। मान लें ये एक सरफेस है, ये और ये मान लें कि 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये एरिया आपके पास कितना बना डियर स्टूडेंट्स, इसका एरिया वेक्टर कितना बना, ये बना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग एक्स वाई जी ऐसे बात करें तो इसके साथ आई कैप, मान लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्वल है 6i + 8j। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आसान तरीका तो ये रिलेशन यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Ex यहाँ पर क्या है 6 और Ax क्या है 60, और इसके बाद प्लस Ey क्या है यहाँ पर 8, और Ay क्या है, क्योंकि आई कंपोनेंट या 0 और वो तीसरा भी 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 0 360 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ये कंपोनेंट्स से मैंने आसानी से कर लिया। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, एंगल निकाल के भी कर सकते हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करें कि इससे कैसे करेंगे। ई की मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आएगी, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, ये आ जाएगी 10 न्यूटन पर कूलम, और एरिया के साथ इसका एंगल वो आप लोग खुद ट्राई करें। एंगल कैसे निकालेंगे, ये एरिया जब लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो एंगल निकालना सिंपल होगा, इसको एक दफ़ा खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि ये एक डिस्क है और मान लें इसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर लगा लें। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, एक बनाई है मैंने ऐसे नंबर ऑफ लाइंस, तो ये इसका ये एंगल जो है 30 डिग्री है, किसके साथ, सरफेस के साथ। आप ऐसे समझ लें इसको कि ये डिस्क है, ये डिस्क का एरिया वेक्टर, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं ऐसे, और डिस्क की सरफेस के साथ ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो अब हमसे पूछा गया है कि फ्लक्स बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि हमने ये जो फार्मूला पढ़ा हुआ है E A cos थीटा, तो इसमें ये जो एंगल था वो एरिया वेक्टर और E में था, और इस डिस्क का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर, और ये जो ये एंगल है ये हमने फार्मूले में कंसीडर करना होता है, ये वाला जो इस केस में 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर का सरफेस के साथ एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये वाला 30 90 से निकालेंगे तो बाकी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में ये वाला जो एंगल बचेगा ये 60 डिग्री होगा। अब आपके पास फ्लक्स क्या आ गया, फाई मान लें ई जो है वो 10 है, 10 एरिया आपके पास ये डिस्क है, डिस्क का सरफेस एरिया ये देखें ना, ये इसका रेडियस
और ये जो वाइट आपको हिस्सा नज़र आ रहा है सारा, ये इसकी सरफेस है। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है, 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 पाई, और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा लिख रहा हूँ, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया की मैग्नीट्यूड, सरफेस एरिया आ गया मतलब। अब वेक्टर साइंस में अगर डियर स्टूडेंट्स इसको सोचें तो ये ई और ये आपके पास ए और ये एंगल 60 डिग्री। अब आप इसमें ए कॉस थीटा, ए आपके पास यहाँ मैग्नीट्यूड लगाएं 36 पाई और कॉज ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पर ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 360 पाई और कॉस 60 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 पाई और यूनिट आएगा न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अपने माइंड को, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि जी जैसे देखें ये एरिया का कंपोनेंट निकालते हैं जो ई की तरफ है, ये वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, एरिया का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ए क्या है ये 36 पाई और 60 कॉस 60 1/2, ये आ जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ये समझ लें कि एक छोटी डिस्क है, ऐसे ये एक छोटी डिस्क है और इसका एरिया, ये वाला जो है, इसका एरिया है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डिस्क, आप ऐसे इसको समझ लो कि ये बड़ी डिस्क है, इसका ए कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो ये समझ लें ये है, सपोज ये इससे आधी है, तो ये वाला इसकी डायरेक्शन, इस डिस्क का थोड़ा सा टुकड़ा, इसका कंपोनेंट जो है वो ये वाला, जिसका एरिया क्या है, मतलब 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ लें कि ये ऐसे है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, और ये ई क्या है आपके पास, ई किसके इक्वल था 10। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिंपल केस बन गया। मतलब अब आप इस डिस्क को ना सोचें, आप इस प्रॉब्लम को जस्ट ये समझें कि ये एक छोटी डिस्क है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दोनों पैरेलल हैं, एरिया वेक्टर और ई पैरेलल है। तो इस केस में आपके पास फ्लक्स किसके इक्वल होगा, इस केस में आपके पास ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, इनमें एंगल 0 है, फाई ई 10 और ए किसके इक्वल आ जाएगा 10 पाई, और ये आपके पास 18 पाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये यही आ जाएगा आपके 180 पाई न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मतलब अपने आप को कन्विंस करना है, इसका मतलब भी वही है और इसकी समरी ये है और इसका मतलब भी वही है। आंसर्स देखें बस और अपने आप को नंबर ऑफ़ अप्रोचेस के साथ सिंक्रोनाइज करें, ताकि आप लोगों को एक काम करने के कई तरीके पता हों और हर तरीके में आप लोगों को मज़ा आए। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे इसको मैं एक दफ़ा फिर समराइज़ करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी फ्लैट सरफेस से, किसी प्लेन सरफेस से किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी लाइंस ज़्यादा होंगी। तो ये एरिया वेक्टर, तो ऐसे मतलब एरिया कम करोगे मैग्नीट्यूड में तो फ्लक्स कम हो गया, एरिया बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करनी तो ये डायरेक्शन चेंज करोगे, एरिया की ओरिएंटेशन चेंज करोगे, तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो एक एरिया की मैग्नीट्यूड, एक एरिया की ओरिएंटेशन चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है। और दूसरा ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज करें, फॉर एग्जांपल ये देखें ये छोटा पॉजिटिव चार्ज है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब इसमें फ्लक्स कम है, वही एरिया है, वही मैग्नीट्यूड, वही डायरेक्शन, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही खुद कम हो तो भी फ्लक्स कम होगा, नंबर ऑफ़ लाइंस इसमें से कम पास करेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा लाइंस पास करेंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो कम लाइंस पास करेंगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन सरफेस which is held perpendicular to electric field lines is called electric flux। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो हर पॉसिबल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।
याद रखिएगा, जब भी आप लोग किसी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझते हो तो वो स्टार्ट पे तंग ज़रूर करता है। मेरा लेक्चर देने का तरीका ऐसा ही होता है कि मैं स्टूडेंट को मेंटली थोड़ा टीज़ करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि इस तरह से थोड़ा तंग हो के किसी चीज़ को जब आप एब्जॉर्ब कर लो एक दफ़ा, तो ज़िंदगी में दोबारा वो चीज़ जब भी आपके सामने आएगी तो आप उसको एंजॉय करोगे। थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठेंगे, इन चीज़ों को सोचेंगे, कॉपी पेंसिल सामने रखेंगे, कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें इधर उधर से पकड़ लीजिएगा और मेरी इन सारी बातों को एक दफ़ा सोचिएगा, तो ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपकी सरफेस इस तरह की हो, लाइक स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, तो इसमें से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, या इस पे बारिश पड़ रही हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फ्लक्स कितना है, क्योंकि इसका तो एरिया वेक्टर जो है वो समझ ही नहीं आ रहा किधर है। या इस तरह की सरफेस हो लाइक सिलेंडर्स, तो इसके ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखें तो इसमें से फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। और क्यूबिकल सरफेस हो, 3D सरफेस हो, इनमें से फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। इन 3D सरफेस का एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, इसको अच्छे तरीके से सोचिएगा, इसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, ताकि आपको अगले लेक्चर्स में मज़ा आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।